अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो है प्लांट हार्मोन्स के हवाले से ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और आज जो हमारा प्लांट हार्मोन है इसका नाम है जिब्रेलिन्स। ठीक है, अच्छा, नाम से ही आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि ये एक हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड तकरीबन 62 डिफरेंट एग्ज़ाम के होते हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है GA1, GA2, इस तरह से नंबरिंग के ज़रिए इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती है। वार्मली वेलकम टू बायो बी। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि जिब्रेलिन को डिस्कवर किसने किया। ऐसा है कि जिब्रेलिन को एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कुरोसावा। इन्होंने 1928 में डिस्कवर किया था। इनका ताल्लुक जापान से था। इन्होंने देखा कि चावल के एक पौधे की जो लंबाई है वो खामखा से लंबी होती जा रही है, यानी कि बिला वजह चावल का जो पौधा है उसकी स्टेम में लंबाई में इजाफा हुआ या इलोंगेशन हुई। अब जाहिर है ये एक ज़रूरत के ख़िलाफ़ जो है वो इलोंगेशन थी, तो डेफिनेटली ये किसी डिज़ीज़ का सिम्टम था। बाद में पता चलाया गया कि राइस के इस पौधे को एक फंगस जिब्रेला ने इन्फेक्ट किया था और इस फंगस की वजह से जो सब्सटेंस पैदा हुआ या केमिकल प्रोड्यूस हुआ, उस केमिकल ने स्टेम को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। बाद में इस सब्सटेंस को जो इस फंगस जिब्रेला ने पैदा किया था उसको नाम दिया गया जिब्रेलिन का, यानी कि उसी फंगस के नाम के ऊपर उस केमिकल को नाम दिया गया जिब्रेलिन का। आज भी कमर्शियली हम जिब्रेलिन को फंगस की मदद से ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके फंक्शंस पे। जी, तो स्टूडेंट्स जिब्रेलिन जो है वो बहुत सारे फंक्शन, पॉजिटिव किस्म के फंक्शन पौधों के अंदर परफॉर्म करता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये स्टेम एलोंगेशन में इस्तेमाल होता है, हुआ था, पैदा की थी इसने। इन द सेम वे ये सेल एनलार्जमेंट करता है। ठीक है, यानी कि जब सेल्स बन जाते हैं प्लांट में तो उनको लंबा करने का सबब बनता है। शायद पहले कभी हमने ये बात की है कि प्लांट का सेल जब बन जाता है तो उसके बाद तकरीबन 150 गुना लंबा होता है। ठीक है, वो जो 150 गुना लंबा होता है एक बनने के बाद सेल, उसके पीछे जिब्रेलिन्स का कमाल होता है। इसके अलावा जिब्रेलिन्स जो है वो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन पैदा करती है इन मेरिस्टेम। अच्छा, मेरिस्टेम पौधे के ऐसे सेल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि वो डिवाइड कर सकें। अगर हम पौधों में मेरिस्टेम को देखें तो दो ख़ास मेरिस्टेम में ये सेल डिवीजन पैदा करता है। एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है कैम्बियम। अच्छा, पौधे में जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो उसकी अपेक्स के ऊपर होती है। एपेक्स का मतलब होता है उसकी टिप के ऊपर। तो पौधे की जो भी शाख है, जो भी तना है, उसकी टिप के ऊपर जो आपको मेरिस्टेम मिलेगी वो बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पौधे की शाख का, यहाँ से जिस तरह से मैं एरो से दिखा रही हूँ, इसका हम एक कट लगाएं और इसकी बारीक सी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। किसी भी स्टेम की जो बैरूनी हिस्सा होता है वो उसकी एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस के अंदर नरम किस्म के सेल्स होते हैं या पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद सबसे जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो भी नरम किस्म के या पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पिथ। अब कॉर्टेक्स और पिथ, इनके जंक्शन पे आपको ये जो ट्रायंगुलर सी फॉर्म नज़र आ रही है, ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये होते हैं वॉस्कुलर टिश्यूज़। वॉस्कुलर टिश्यूज़ में अगर आप देखें तो सबसे बाहर की तरफ आपको फ्लोएम मिलती है और अंदर की तरफ जो मैंने ब्लू से कलर से रिप्रेजेंट किया है ये जाइलम मिलती है। फ्लोएम, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। इन दोनों के बीच में ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन जो है ये वॉस्कुलर कैम्बियम की होती है। ठीक है, तो वॉस्कुलर कैम्बियम भी एक टाइप ऑफ मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम भी एक टाइप ऑफ मेरिस्टेम है। तो जिब्रेलिन इन दोनों किस्म की मेरिस्टेम के अंदर सेल डिवीजन को पैदा करती है। इसके अलावा जो जिब्रेलिन्स है इसका एक और कमाल ये होता है कि ये क्रिजेंथीमम कैलस के अंदर बड इनिशिएशन को पैदा करती है। क्रिजेंथीमम जो होते हैं
ये गुले दाऊदी के पौधे होते हैं, ठीक है। क्रिजेंथीमम का कैलस होता है ये, ठीक है। तो गुले दाऊदी के जब हम सेल्स का एक गुच्छा बना लेते हैं, सेल्स के गुच्छे को हम कैलस कहते हैं। अच्छा, जनरली कैलस बनाने की जो बेसिक टेक्निक होती है वो होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक पे हम क्या करते हैं कि इसके कुछ सेल्स लेते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो डिवाइड करें और इस तरह से सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है जिसको हम कहते हैं कैलस। जब हम इस कैलस के ऊपर जिब्रेलिन को डालते हैं तो वहाँ पर बर्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं। इनिशिएशन का मतलब होता है आगाज़, ठीक है। तो ये बर्ड इनिशिएशन पैदा करती है उस कैलस में जो क्रिजेंथीमम या गुले दाऊदी का होता है और वो उसकी शूट से बनाया गया होता है, ठीक है। तो उसमें वो बर्ड्स बनाती हैं, फिर वो बर्ड्स आगे जाकर ब्रांचेस बनाती हैं और बाकी चीज़ें बना रही होती हैं, लीव्स बना रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जिब्रेलिन जो है वो पौधों के अंदर लीफ की ग्रोथ को पैदा करता है, यानी कि पत्तों को ग्रो करवाता है और फ्रूट को ग्रो करवाता है, ठीक है। जिब्रेलिन कुछ केसेस में पार्थिनोकार्पी भी पैदा करता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि एक ऐसा फल बने जिसमें कोई बीज मौजूद ना हो, ठीक है। आपने कभी इस तरह के ग्रेप्स खाए होंगे, अंगूर खाए होंगे जिनमें कोई बीज नहीं होता। आपने इस तरह के कभी किन्नू खाए होंगे जिनमें कोई बीज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फ्रूट बनते हैं जिनमें कोई बीज नहीं होता, इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं और जिब्रेलिन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बना सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। वैसे तो ये स्पेसिफिक केस होता है ऑक्सिन का, ऑक्सिन इस काम में स्पेशलाइज होता है, लेकिन कहीं कहीं जिब्रेलिन भी उसका काम करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये ऑक्सिन का छोटा भाई होता है। बहुत सारे पॉजिटिव फंक्शन जो ऑक्सिन करता है ये भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके अलावा जिब्रेलिन का काम होता है कि ये बोल्टिंग पैदा करते हैं कुछ रोजेट प्लांट्स में। अच्छा, रोजेट प्लांट्स क्या होते हैं? ये मैंने एक पिक ली है, ये देखिएगा, ये वाले। अच्छा, ये एक रोजेट प्लांट है। जो रोजेट प्लांट होता है, ये जिसको मैं एरो से दिखा रही हूँ बस वो एक रोजेट प्लांट है। इसी तरह से आप ये देखिए, ये भी रोजेट प्लांट है। रोजेट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके तने हवा के अंदर नहीं होते। इनके तने ज़मीन के साथ साथ स्प्रेड होते जाते हैं, ठीक है। तो ये रोजेट प्लांट्स होते हैं जो हवा के अंदर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि उनके तने ज़मीन के साथ साथ स्प्रेड होते हैं। इस तरह के पौधों को हम रोजेट प्लांट्स कहते हैं। अब रोजेट प्लांट्स ने जब अपनी फ्लावरिंग करनी होती है तो वो हवा के अंदर एक स्पेशल ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ये फ्लावर बनाते हैं। अच्छा, ये जो पौधा है जिसकी मैंने तस्वीर लगाई है, ये हमारे इलाके में सड़कों के किनारे आम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने देखा है कि जब ये पौधा अपना फूल बनाता है तो अपने ऊपर सबसे पहले एक डंडी उगाता है जो हवा में होती है। फिर उसके ऊपर इस पौधे के जो फूल होते हैं वो जनरली येलो कलर के बनते हैं, बड़े प्यारे से फूल बनते हैं। जब सूरज निकल रहा होता है तब ये फूल जो हैं वो उगे हुए होते हैं और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, मैंने ये फिनोमिना भी ऑब्जर्व किया है कि इस रोजेट प्लांट का जो फूल होता है वो बंद हो जाता है और अगली सुबह दोबारा से ये क्या करता है कि अपनी डंडी बनाता है और उस पर फूल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें कि जो पौधा ज़मीन के साथ साथ स्प्रेड होगा और उसका तना हवा में नहीं जाएगा, उस पौधे को हम रोजेट प्लांट कहते हैं। और उस पौधे ने जब फूल बनाना होता है तो वो अपनी एक ब्रांच बनाता है और उसके ऊपर वो फूल उगाता है। अब ये जो फिनोमिना है कि रोजेट प्लांट ने जब भी अपना फूल बनाना है तो अपनी ब्रांच बनानी है जो हवा में खड़ी होगी और उसके ऊपर फूल बनेगा, इस फिनोमिना को हम बोल्टिंग कहते हैं। तो जिब्रेलिन बोल्टिंग भी करवाता है, ठीक है। तो ये रोजेट प्लांट्स में बोल्टिंग करवाता है। अच्छा, जिब्रेलिन का एक और काम, मैंने आपको कहा ना कि जिब्रेलिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑक्सिन का छोटा भाई है, ठीक है। कैसे ऑक्सिन का छोटा भाई है? बात ये है कि ये जो ऑक्सिन होती है वो एपिकल मेरिस्टेम जो भी मैंने आपको पीछे दिखाई, इसको बहुत लंबा करती जाती है, जबकि जो अतराफ की ब्रांचेस होती हैं उनको लंबा नहीं होने देती। इस फिनोमिना को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो जिब्रेलिन चूंकि ऑक्सिन को हेल्प कर रहा होता है हर मामले में, ग्रोथ के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सिन को फैसिलिटेट करता है एपिकल डोमिनेंस में। और इसकी वजह से ऑक्सिन का जो ये फिनोमिना है कि जो
तना है वो लंबाई के रुख लंबा होता जाएगा और शाखें नहीं बढ़ेंगी, यानी कि एपिकल डोमिनेंस। ये उसके एक्शन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा पौधा है जिसकी बर्ड जो है वो नहीं ग्रो कर रही है या उसका बीज नहीं उग रहा, यानी कि वो डोरमेंट है। अच्छा, डोरमेंसी पौधों में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई चीज़ उगती नहीं है या बड़ी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बीज है तो वो उगेगा नहीं। इसी तरह से अगर कोई बर्ड है तो वो लंबी नहीं होगी, वो अपना पत्ता शाख जो भी है वो नहीं बनाएगी। तो अगर आप इस तरह की बर्ड या सीड के ऊपर जो डोरमेंट हालत में है या सो रही हैं, आप उन पर जिब्रेलिन डाल दें तो वो बर्ड भी उगना शुरू हो जाएगी और वो बीज भी उगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बात देखिए, हमारे इर्द गिर्द जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटीज़ रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो जो उन दिनों में फूल बनाते हैं जब दिन बहुत छोटे होते हैं। उस तरह के पौधों को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल तब बनाते हैं जब दिन बहुत लंबे होते हैं। इस तरह के पौधों को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स, अच्छा अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स कब फूल बनाते हैं, जब दिन लंबा होगा। और दिन लंबा तब होता है जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो पौधे अपने फूल बनाते हैं उन पौधों को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। अच्छा, अब साइंटिफिक रिसर्च ने ये देखा है कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, यानी कि जो गर्मियों में फूल उगाने वाले पौधे हैं, अगर किसी और सीज़न में हम उनके ऊपर सूर्य रोशनी डाल दें या रेड लाइट डाल दें तब भी वो फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये साइंसदानों ने देख लिया कि लॉन्ग डे प्लांट्स पर अगर हम रेड लाइट डालेंगे तब भी वो फ्लावरिंग करेंगे। फिर एक और फिनोमिना चेक किया गया कि बजाय रेड लाइट डालने के हम उसके ऊपर जिब्रेलिन डाल दें। तो जब लॉन्ग डे प्लांट्स के ऊपर जिब्रेलिन डाला जाता है तब भी वो फ्लावरिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिब्रेलिन एक सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादिल होता है रेड लाइट का, कि अगर आप रेड लाइट की जगह लॉन्ग डे प्लांट्स पर जिब्रेलिन डालेंगे तब भी वो फ्लावरिंग पैदा करेंगे। इन द सेम वे जिब्रेलिन कुछ पौधों की ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें लीफ सीनेसेंस को रोकते हैं। सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। एजिंग से मुराद ये है कि लीफ बूढ़ा हो जाएगा, अपना काम नहीं कर सकेगा। तो जिब्रेलिन जो है कुछ पौधों की स्पीशीज़ में लीफ सीनेसेंस को डिले करवाते हैं या रोकते हैं। जिब्रेलिन इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जब साइंसदानों ने जिब्रेलिन की इतनी सारी क्वालिटीज़ को फाइंड आउट किया तो कहीं ना कहीं इसको कमर्शियली बनाने का फ़ैसला किया गया। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि जिब्रेलिन तकरीबन या जिब्रेलिक एसिड की जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसकी लगभग तकरीबन 62 डिफरेंट इकसाम हैं। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जर्नली इनके साथ नंबरिंग का इजाफा कर देते हैं। GA से मुराद जर्नल जिब्रेलिन या फिर GA1 है, ठीक है। अच्छा, ये GA1 जो है, अच्छा जितने भी हम जर्नली कमर्शियली जो हम जिब्रेलिन्स बनाते हैं ये हम फंगस से बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जिब्रेलिन है जब हम इसको किसी पौधे के ऊपर डालते हैं तो उसमें फ्रूट सेटिंग होती है, यानी कि फ्रूट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मैच्योर होना शुरू हो जाता है, राइप होना शुरू हो जाता है और मीठा वगैरह होना शुरू हो जाता है। और जनरली जिब्रेलिन को फ्रूट सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है टेंजरीन्स में। टेंजरीन्स का मतलब होता है नारंगी का ख़ानदान, ठीक है, या संतरा ख़ानदान, ठीक है। तो ये जो संतरे के या नारंगी ख़ानदान के डिफरेंट इकसाम के जो पौधे होते हैं उसमें इनको लगाया जाए जिब्रेलिन को, तो उनके फल जो होते हैं वो अच्छे तरीके से पकते हैं, मैच्योर होते हैं, फ्रूट साइज़ बड़ा होता है और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जिब्रेलिन को कमर्शियली हम नाशपाती या पियर के पौधों पर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पर फ्रूट सेटिंग हो सके और फ्रूट जो है वो अच्छा मैच्योर हो सके। इसी तरह से हम जिब्रेलिन को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं
सीडलेस ग्रेप्स बनाने में। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें ऐसे फ्रूट पसंद होते हैं या उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जिनमें बीज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के जो हम बीज के बिना ग्रेप्स बनाते हैं वो किस तरह से बनते हैं कि ग्रेप्स के ऊपर जिब्रेलिन को स्प्रे कर दिया जाता है, तो फिर वो जो ग्रेप्स होते हैं या वो जो पौधे होते हैं जब उन पर आप जिब्रेलिन स्प्रे कर देते हैं तो फ्लावर्स खास तौर पे, तो उनके ऊपर जब ग्रेप बनेगा तो उसके अंदर बीज नहीं होगा। इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं उन पौधों को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ की करेक्शन कर दूँ कि जिब्रेलिन को आम तौर पर पौधों की जो फ्लावरिंग होती है या ओवरी होती है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में बनने वाला जो फ्रूट होता है उसमें कोई भी बीज नहीं होता और वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। याद रखें, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और वैल्यू का इसका जिक्र करेंगे, जिब्रेलिन 3। GA3 का मतलब है जिब्रेलिन 3। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में। ब्रीविंग इंडस्ट्री आप समझ लें शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे इस्तेमाल होता है? हम इसमें क्या करते हैं, इस ब्रीविंग इंडस्ट्री में जहाँ पर हम जिब्रेलिन 3 का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम बार्ले को यूज़ करते हैं। बार्ले का मतलब होता है जौ। जौ के बीजों को हम क्या करते हैं, उनको हम पानी के अंदर भिगो देते हैं। पानी के अंदर जब वो भीग जाते हैं तो उसके बाद वो बीज उगने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बीज उगने लगता है तो बीज के अंदर क्या होता है कि बीज के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। हर बीज के अंदर एक तो होगा एम्ब्रियो और एक उसके पास होगी उसकी खुराक। अच्छा, जब बीज उगने लगता है तो सबसे पहले वो अपनी खुराक को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि वो उग सके। अच्छा, जैसे ही वो उगने लगता है तो उस खुराक को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि अल्फ़ा अमाइलेज। तो हम क्या करते हैं, हम बार्ले को लेते हैं, जौ को लेते हैं, जौ के बीजों को पानी में भिगोते हैं, उसके अंदर उगाई का अमल शुरू हो जाता है और उगाई के अमल में वो अपने अंदर एंजाइम बनाता है ताकि वो उग सके। जैसे ही एंजाइम बनने का प्रोसीजर होता है या उगने का प्रोसेस शुरू होने लगता है, हम जौ के बीजों को ड्राई एयर की मदद से खुश्क कर देते हैं। जब वो खुश्क हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माल्टिंग। ब्रीविंग इंडस्ट्री में या शराब साजी के अमल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अल्फ़ा अमाइलेज प्रोड्यूस हो जाए। तो जिब्रेलिन या GA3 की मदद से हम बार्ले के बीजों को पानी में भिगोकर उनके अंदर अल्फ़ा अमाइलेज को प्रोड्यूस करवा के उनको खुश्क करते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम माल्टिंग कहते हैं और माल्टिंग के लिए जो एंजाइम हार्मोन इस्तेमाल होता है उस हार्मोन को हम GA3 या जिब्रेलिन 3 कहते हैं। इसी तरह से हम जिब्रेलिन को इस्तेमाल करते हैं अब बनानास या ग्रेप फ्रूट को स्टोर करने के लिए। देखिए, अगर एक शॉपकीपर है या एक ताजिर है और सपोज़ उसने टनों के हिसाब से केलों को ख़रीद लिया या बनानास को ख़रीद लिया या अंगूरों को ख़रीद लिया और वो चाहता है कि वो मार्केट में अगले 6 महीने तक लगातार अपने फ्रूट्स को सप्लाई करे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके फ्रूट जल्दी से पक जाएं और फिर वो गलने सड़ने लग जाएं। तो जनरली ये जो ताजिर या जो लोग होते हैं जो फ्रूट्स को स्टोर करते हैं वो क्या करते हैं कि वो फ्रूट्स को लेते हैं और फिर उनको स्टोर करते हुए उनके ऊपर जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं। तो जब जिब्रेलिन स्प्रे हो जाता है फ्रूट्स के ऊपर तो वो जनरली जल्दी नहीं पकते। जब वो नहीं पकते हैं तो इस तरह से उनकी जो स्टोरेज लाइफ है या ज़ख़ीरा करने का दौरानिया है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। और फिर जब ताजिर का दिल चाहे या उस मालिक का दिल चाहे तो वो उनको निकाल के पकाकर मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकता है। इस तरह से उसका पैसा ज़ाया भी नहीं होता और तमाम साल मार्केट में फ्रूट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो बनानास और ग्रेप फ्रूट्स को हम जब स्टोर कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर जिब्रेलिन को स्प्रे कर दिया जाता है। इस वजह से उनके यहाँ राइपनिंग या वो पकने का अमल जल्दी नहीं होता है और वो देर तक स्टोर हो जाते हैं। तो जिब्रेलिन इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि वो डिले करवाता है राइपनिंग के प्रोसेस को बनानास में और ग्रेप फ्रूट्स में और इस तरह से उनकी स्टोरेज लाइफ को इन्हेंस करता है।
थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा जिब्रेलिन का टॉपिक क्लियर होता है, बल्कि कंप्लीट भी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम साइटोकाइनिन को देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग, अल्लाह हाफिज़।